अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्में हमें यकीन दिलाती हैं कि हम स्क्रीन पर जो कुछ भी देखते हैं वो हकीकत है, लेकिन आपको उनकी वंडरफुल दुनिया में डुबोने के लिए उनमें छिपे होते हैं कुछ डिटेल्स, गुप्त तरीके और यहाँ तक कि स्क्रीन के पीछे छिपी हुई सीक्रेट बैकअप एंडिंग भी। और एक बार जब आप उनको नोटिस करने और सच्चाई जानने लग जाते हैं तो भाई मेरा दावा है कि आप फिर कभी भी उसी तरह से फिल्में नहीं देख पाएंगे। इतिहास रचते हुए ज्यादातर लोग जब फिल्मों में कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी या सीजीआई के बारे में सोचते हैं तो वो सुपर हीरो के चमत्कारी स्टंट्स या साईफाई फैंटेसी फिल्म्स के असंभव दिखने वाले एलियन जीवों की बात कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से दर्शकों को यह एहसास ही नहीं होता है कि ये पीरियड फिल्म्स और हिस्टोरिकल ड्रामा में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि हर शॉट को ऑथेंटिक पुराने जमाने का दिखाने के लिए डिटेल्स पर बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सेटिंग्स और आइटम्स ऐसे हैं जिनके सेट नहीं लगाए जा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो या तो अब मौजूद नहीं है या उन्हें रिक्रिएट करना बहुत ही महंगा होता है और यहीं पर टेक्निकल वीएफएक्स जैसे स्टूडियोज की मदद ली जाती है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे कि बड़े बड़े लैंडमार्क्स जो वहां नहीं थे, हरे भरे जंगल और यहाँ तक कि युद्ध के लिए तैयार खड़ी पूरी सेना। फॉर एग्जाम्पल वैनिटी फेयर के सीन में एक पूरी फिक्शनल स्ट्रीट बनाई गई थी ताकि डायरेक्टर एक परफेक्ट स्टोन कोर्टयार्ड में कैरेक्टर्स का एक शॉट शामिल कर सके और इस शॉट में प्रोड्यूसर सैनिकों के यूनिफॉर्म पहने सैकड़ों एक्स्ट्रा कलाकारों को रखने से बच गए क्योंकि उन्हें बाद में ऐड कर दिया गया। कौन जानता था कि हिस्ट्री को भी इतनी रीटचिंग की जरूरत होती है भाई। ठीक है वो सारे सीन नकली हो सकते हैं, लेकिन भाई नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन्स बिल्कुल असली हैं, खुद ही चेक करके देख लो। हालांकि ये आपको फैंसी कोर्सेट और रजवाड़ों की दुनिया में ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर देंगे, लेकिन ये आपको कुछ गजब के फैक्ट्स और चटपटी कहानियों से अपडेट जरूर रखेंगे। लेकिन अभी के लिए हिस्ट्री को हम यहीं छोड़ते हैं और फिल्मों का कुछ और मैजिक देखते हैं भाई। सीजीआई से मिटाना। सीजीआई बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ नया क्रिएट करके किसी सीन में डालना तो बड़ा सिंपल काम है, लेकिन यार किसी फुटेज से कोई चीज एडिट करना या रिमूव करना बड़ी टेढ़ी खीर है। ये बात द जस्टिस लीग पर काम करने वाले इफेक्ट आर्टिस्ट से ज्यादा और कौन जान सकता है। एकदम बकवास फिल्म थी यार। डीसी फिल्म के फैंस ने नोटिस किया होगा कि कई शॉट्स में सुपरमैन के ऊपरी होंठ एकदम धुंधले दिख रहे थे और इस पर फोकस भी नहीं जा रहा था। यार उसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, है ना। तो भाई वार्नर ब्रदर्स के इस प्रोडक्शन पर काम खत्म करने के बाद सुपरमैन एक्टर हेनरी कैविल ने पैरामाउंट पिक्चर्स के मिशन इम्पॉसिबल 6 में अपने रोल के लिए मूंछें बढ़ा ली। लेकिन जब वार्नर को बाद में कुछ सीन्स रीशूट करने की जरूरत पड़ी तो पैरामाउंट ने साफ तौर पर उन्हें अपनी घनी मूंछों को शेव करने से मना कर दिया। इस वजह से इफेक्ट्स आर्टिस्ट को उनकी मूंछ का एक एक बाल ढूंढकर एक एक फ्रेम से रिमूव करना पड़ा। और बस इतना कहना ही काफी होगा कि रिजल्ट जो सामने आया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 2017 में रिलीज की गई इस फिल्म को एक बहुत ही खराब प्रोडक्शन कहा गया। लेकिन सीजीआई सब्सट्रैक्शन मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ठीक से करना नामुमकिन है। मार्वल की कैप्टन अमेरिका ने साबित कर दिया है। एक्टर क्रिस इवांस शुरू में स्टीव रॉजर्स जैसे छोटे कद के कमजोर आदमी होते हैं, लेकिन फिर वो एकदम स्मूथली लंबे और मस्कुलर हो जाते हैं और कैप्टन अमेरिका बदल जाते हैं। अब यार कोई डायरेक्टर किसी एक्टर को वजन बढ़ाने के लिए तो बोल सकता है, लेकिन 2-4 फीट हाइट बढ़ाना नामुमकिन है। मार्वल ने इफेक्ट हासिल किया, उसका फेस एक बॉडी डबल के ऊपर कंपोजिट करके, साथ में सीजीआई का यूज करके पोस्ट प्रोडक्शन में उसकी मैसिव मसल्स को पतला कर दिया गया। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन भाई हर सीन को कम से कम 3 बार शूट करना पड़ता था। एक बार क्रिस इवांस के साथ, एक बार बॉडी डबल के साथ और एक में बिना एक्टर्स के सिर्फ बैकग्राउंड की डिटेल्स का शॉट होता था और हर शॉट को कम से कम 4 से 5 अलग अलग टेक में लेना पड़ता था। इसलिए शूटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन यार फिल्म के इफेक्ट देखकर एक एक सेकंड वसूल हो गया। बढ़ाना घटाना। जब किसी खास रोल में फिट होने की बात आती है तो यार एक्टर्स उस किरदार जैसा दिखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक्टर्स तो भाई सारी हदें पार करके सर चकरा देते हैं, वेट चेंज करने के लिए खुद को टॉर्चर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रिश्चियन बेल ने मशीनिस्ट फिल्म में अपने रोल के लिए 63 पाउंड कम कर लिए थे। फिर उन्होंने बैटमैन के रूप में अपने रोल के लिए 100 पाउंड का प्योर मसल वेट बढ़ा लिया। फिर वाइस फिल्म में डिक चेनी के रोल के लिए अनहेल्दी तरीके से उसके ऊपर और 43 पाउंड बढ़ा लिया। यार मेरा मतलब इस तरह का उतार चढ़ाव आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन भाई इस मामले में बेल अकेले नहीं है। जेड लेटो ने डलास बायर्स क्लब में अपने रोल के लिए भयानक तरीके से 40 पाउंड खो दिए। ये बात खास तौर से तब और चिंताजनक है जब उन्होंने इसके पहले चैप्टर 27 में मार्क चैपमैन के रोल के लिए 62 पाउंड बढ़ा लिए थे और इस प्रोसेस में उन्हें गाउट हो गया था। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी उनके जोकर के कैमियो से ज्यादा बेकार नहीं हो सकती। छी यार। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि कुछ एक्टर्स स्क्रीन पर दुबले दिखने के लिए जानबूझकर और खतरनाक रूप से खुद को डिहाइड्रेट कर लेते हैं।
ये बात फेमस है कि ह्यू जैकमैन ने लोगान में अपनी भूमिका के लिए खुद को गंभीर रूप से डिहाइड्रेट करने की बात को कबूल किया था। यार मेरा मतलब है कि इसके रिजल्ट वाकई शानदार दिख रहे थे, लेकिन इस तरह से डिहाइड्रेशन की वजह से कई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद कई एक्टर्स ह्यू जैसी फिजिक पाने के लिए तरसते रहते हैं। होली फोली, क्या आपने कभी गौर किया है कि फिल्मों में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट आवाज करता है? एक डरावने दरवाजे के खुलने से लेकर खिसकती हुई रेत का जेंटल साउंड तक। हर चीज का साउंड बिल्कुल वैसा होता है जैसा आपने सोचा होगा, और इसमें कोई बैकग्राउंड शोर भी नहीं होता। वेल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है भाई, बल्कि डिजाइन की वजह से होता है। साफ कहें तो साउंड डिजाइन, जिसको फोली भी कहा जाता है, स्टूडियो अननोन जैसे फोली स्टूडियो ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो स्क्रीन पर दिख रही दुनिया से परफेक्टली मैच करते हैं। इस वजह से फिल्म के अंदर के संसार का साउंड एकदम नेचुरल लगता है। इसके लिए वे कई अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सही साउंड निकल सके, जैसे कि सैलरी से हड्डियां टूटने की आवाज। यार मैंने वो फील किया ये लोग जमीन के एक पैच और एक वाटर बॉटल के जरिए किसी कैरेक्टर के पेशाब करने का साउंड कैप्चर करते हैं। इन सबको कंबाइन करके कोई कॉम्प्लेक्स साउंड भी निकाला जा सकता है, जैसे कि कोई अपने बॉडी के पार्ट्स खो रहा है। यार मैं तो सोचकर भी कांप गया कि अभी क्या कटा होगा। इन टेक्निक्स का यूज करके बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की लगभग हर चीज को डब किया जा सकता है, जैसे कि कपड़ों की नरम सरसराहट या तेज कदमों की आहट, और यहाँ तक कि जी हाँ, एक परफेक्ट पाद या फिर ये किसी राक्षस की दहाड़ थी भाई। आपको क्या लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। चीख का मजाक। एक सवाल पूछता हूँ, स्टार वॉर्स, इंडियाना जोन्स और स्पेस बॉल में क्या चीज कॉमन है? एनी आइडिया? वेल, शायद इससे कोई हिंट मिल जाए। क्या आपने ये सुना? भाई हर फिल्म में एग्जैक्टली वही चीख का साउंड इफेक्ट डाला गया है। आपने शायद इसे कहीं और भी सुना होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विल्हेम की बदनाम चीख है। ऐसा माना जाता है कि इसे एक्टर शेव वूली ने 1951 में रिकॉर्ड किया था, जब इसे पहली बार फिल्म डिस्टेंस ड्रम में इस्तेमाल किया गया था। सुनिए जरा। ये हिलेरियस, ड्रामेटिक और हाई पिच की चीख और भी बहुत सी फिल्मों में यूज की गई थी, और फिर इसे वार्नर ब्रदर्स की स्टॉक साउंड लाइब्रेरी में ऐड कर दिया गया। लेकिन ये तब काफी फेमस हुई जब इसका इस्तेमाल स्टार वॉर्स ट्रायोलॉजी की तीनों फिल्मों में किया गया। तब से फिल्म इंडस्ट्री में इस हिस्टोरिकल चीख एक सीक्रेट मजाक बन गई है। ये रैंडम लगने वाला साउंड अब तक 100 से अधिक हॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो चुका है, और भाई ये इतना आइकॉनिक है, लेकिन फिर भी इस आवाज के मालिक को कभी कोई रॉयल्टी नहीं दी गई। शायद उसकी आवाज में इसीलिए इतना दर्द है। असली चुड़ैल का पीछा। अगर फिल्मिंग के दौरान एक्टर्स के शॉक होने, सरप्राइज होने, यहाँ तक कि डरने के जेन्युइन रिएक्शन मिल जाएं, तो फिल्म एकदम रियल लगती है, और इसी वजह से 1996 की फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट को अप्रत्याशित सफलता मिली। हालांकि इस तरीके पर नैतिक सवाल उठते हैं। ये एक कम बजट की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की हॉरर फिल्म थी, जिसमें 3 स्टूडेंट्स फिल्म मेकर जंगल में एक भयानक भूतिया और जानलेवा चीज की तलाश करते हैं। लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान इसके डायरेक्टर्स छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड ट्रिक्स खेला करते हैं एक्टर्स के ऊपर। इससे वो दहशत में आकर उत्तेजित हो जाते थे। रात के अंधेरे में वे उनके टेंट हिला देते थे या दूर से हंसते हुए बच्चों की डरावनी आवाज प्ले करते थे, क्योंकि एक्टर्स को समझ में नहीं आता था कि वो असल में क्या है। तो कैमरा में कैद सदमे और डर के उनकी रिएक्शंस एकदम असली हैं भाई। फिल्म के ऑडियंस में भी एक बहुत ही पावरफुल सस्पेंस की फीलिंग आ जाती थी। साथ ही फिल्मिंग के दौरान एक्टर्स को धीरे धीरे कम से कम खाना दिया जाने लगा, ताकि कमरे के सामने वो लोग हताश और भूख के असली रिएक्शन दे सकें। इन शॉट्स ने वैसे ही पूरी कहानी को अविश्वसनीय रूप से वास्तविक बना दिया था। लेकिन इसकी मार्केटिंग टीम तो भाई इसे एक अलग ही लेवल पर ले गई। इस फिल्म ने सभी एक्टर्स का असली नाम यूज किया, और क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट की गई थी, मार्केटिंग टीम ने नाटक किया कि सारे एक्टर्स फिल्मांकन के दौरान गायब हो गए हैं। उन्होंने ऑनलाइन एक मेमोरियल पेज भी बना डाला, और जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी तो ये लोग लापता लोगों के बीच पर्चे बांटने लगे, ताकि दुनिया को पक्का यकीन हो जाए। और इस ट्रिक ने बिल्कुल काम किया, क्योंकि मिसिंग एक्टर्स के परिवार वालों को उनके परिचित लोगों से सांत्वना के कार्ड मिलने लगे। यार मुझे यकीन है कि इसके बाद उन्होंने बहुत गालियां दी होंगी।
बादल का टैंक। जब आप एक क्लासिक फिल्म देख रहे होते हैं और मनहूस बादलों की लहरें स्क्रीन पर छाने लगती हैं तो भाई आप समझ जाते हैं कि किरदारों के ऊपर कुछ भयंकर सुपरनैचुरल मुसीबत आने वाली है। लेकिन इंडियाना जोन्स, इंडिपेंडेंस डे और क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड में इस तरह के सीन सुपर डिटेल वाले कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स के इंडस्ट्री में प्रचलित होने के बहुत पहले के हैं। तो फिर उन लोगों ने ऐसे अननेचुरल लेकिन एकदम असली दिखने वाले क्लाउड फॉर्मेशन कैसे क्रिएट होंगे? तो भाई इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से एक विशाल पानी के टैंक के अंदर है। विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट इस 7 फीट बाय 7 फीट के बड़े टैंक में पहले नमकीन पानी भरते थे, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पतली शीट बिछा देते थे, फिर उसके ऊपर फ्रेश वाटर भर देते थे। जब प्लास्टिक को हटाया जाता था तो पानी के दोनों लेयर सेपरेट ही रहते थे क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग अलग थी। उसके बाद उस पानी में पेंट या दूध जैसे मिक्सचर को उस पॉइंट पर इंजेक्ट कर दिया जाता था जहां दोनों परतें मिलती हैं। जैसे ये पेंट फ्रेश वाटर में फैलने लगता था ये विशाल धुएंधार बादलों जैसा लगने लगता था। इसे रिकॉर्ड कर लिया जाता था और एडिट करके किसी भी फिल्म में डाल दिया जाता था। तो भाई अब कभी भी कोई पुरानी क्लासिक फिल्म देखो तो उसमें आसमान पर ध्यान देना और देखना कुछ अजीब से बादल मौजूद हैं या नहीं। गॉडफादर को इशारा। गॉडफादर को दुनिया भर में अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। यार अगर किसी ने अभी तक इसको नहीं देखा तो उनके लिए मैं इसका मजा स्पॉइल किए बिना बता देता हूँ कि इसकी कहानी 1940 के दशक में न्यूयॉर्क में कोरलियोन क्राइम फैमिली के उरूज के बारे में है और इस फिल्म की एक्टिंग फैमिली के मुखिया थे खुद अभिनेताओं के गॉडफादर मार्लन ब्रांडो। वे एक अकादमी पुरस्कार विजेता एक्टर थे जिनका गॉडफादर में प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि उन्हें टाइम मैगजीन ने 100 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। हालांकि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म में वो अपने मुंह में पास्ता भरकर बोल रहे थे। अब उनको चाहे जितनी तारीफें मिली हों लेकिन उन्होंने अपनी उन सस्पेंस भरी लाइंस को याद करके नहीं बोला था भाई। दूसरे एक्टर्स के विपरीत ब्रांडो ने क्यू कार्ड का सहारा लिया जो उनके हिसाब से उनके डायलॉग को नेचुरल बनाते थे। उनकी सभी लाइनें प्रिंट करके उनके किरदार की नजरों की सीध में रखी जाती थीं जो सेट की शेडो में छिप जाती थीं। प्रोडक्शन की कुछ तस्वीरों में उनके साथी कलाकारों को अपने सीने पर क्यू कार्ड पकड़े हुए देखा जा सकता है जिससे ब्रांडो पढ़ लेते थे। यार ये भी कितनी अजीब और गजब की बात है ना कि उन्होंने इस चीज के लिए डायरेक्टर को राजी भी कर लिया था। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ऑफर दिया हो जो वो रिफ्यूज ही ना कर पाया हो। खालिस मक्का। क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं जो इंसेप्शन, डनकर्क और द डार्क नाइट जैसे विजुअल स्टनिंग सिनेमा पीसेस बनाने के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर ने दुनिया को दिखा दिया कि एक स्पेक्टिकुलर फिल्म बनाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। इस स्पेस एडवेंचर फिल्म की कहानी के मुख्य हिस्से के रूप में कॉर्न की अहमियत दिखाई गई है, इसलिए इसके मेन कैरेक्टर के घर के बाहर फैली हुई कॉर्न की फसल फिलहाल लहलहाती हुई दिखती है। लेकिन इतने बड़े सेट को रियल दिखाने के लिए नोलन सीजीआई पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने $1 लाख जैसा बड़ा अमाउंट खर्च करके 500 एकड़ पर कॉर्न की हरी और सुंदर फसल उगाई। इसमें बहुत मेहनत लगी लेकिन शानदार रियलिस्टिक इफेक्ट देखकर लगा कि वो सब वर्थ था, खास तौर से जब आप इसे दूसरी फिल्मों के ऐसे सीन से कंपेयर करें जैसे कि महा फ्लॉप फिल्म द जस्टिस लीग का एकदम फेक दिखने वाला सीन। जिस तरह ये दिखती है और लहलहाती है वो अलग ही दिख जाता है। और हालांकि ये एक छोटी सी डिटेल है लेकिन इसने इंडस्ट्री में नोलन की रेपुटेशन में एक्सीलेंस के 4 चांद लगा दिए भाई। और भाई बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। शूटिंग के कंप्लीट होने के बाद वो फसल अच्छी कंडीशन में ही थी, बावजूद इसके कि शूटिंग में खेत में बहुत दूर तक एक कार कई प्लांट्स पर चढ़ चुकी थी। नोलन ने फसल बेच दी और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। मतलब भाई आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। डायनासोर की वापसी। जुरासिक पार्क जब 1993 में रिलीज हुई थी तो उसने साई-फाई के खेल को अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। हालांकि इसे कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल इफेक्ट्स के शानदार यूज के लिए माना जाता है। लेकिन दोस्त इस फिल्म में सिर्फ 4 मिनट और 14 सेकंड के लिए ही नकली डायनासोर दिखाए गए थे, बाकी सारे असली थे। एक तरह से एनिमेट्रॉनिक्स और पपेट का मिला जुला इस्तेमाल करके विजुअल इफेक्ट्स टीम ने ऐसे डायनासोर क्रिएट किए जिसके साथ एक्टर्स भी इंटरेक्ट कर सकते थे। और सबसे खास बात तो ये है कि रैप्टर्स एकदम जीवित होते थे। ये स्टेन विंस्टन विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो की शानदार कलाकारी का कमाल था। उन्होंने रैप्टर्स के फंक्शनिंग पपेट्स इतने बड़े बनाए कि एक इंसान उसमें फिट हो सकता था। अब एक रैप्टर के अंदर आदमी को बैठा देने के कारण उसके किए गए मूवमेंट एकदम नेचुरल लगने लगे, साथ ही उसका लुक भी बिल्कुल असली जैसा हो गया। वो गजब के रियल जानवर लगने लगे और इस कारण उन पपेट्स को सभी 3 ओरिजिनल फिल्म्स में यूज किया गया। खास सीन्स में इनमें जॉन रोसेनग्रैंड जैसे स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट खुद ही बैठकर चलाते थे। एक चीज तो उन्होंने खुद बनाई थी और वो थी रैप्टर्स द्वारा निकाली गई आवाजें, जो पता चला कि मीटिंग करते हुए जानवरों की रिकॉर्डिंग से बनी थी। साउंड डिजाइनर गैरी रिडस्ट्रॉम ने बताया कि रैप्टर की वो फेमस आवाज जिससे मूवी थिएटर में बच्चे कांप जाते थे, असल में मीटिंग करते हुए कछुए की रिकॉर्डिंग थी, जैसे कि ये
जाहिर है कि थिएटर रिलीज से पहले इसे डरावना बनाने के लिए थोड़ा एडिट किया गया था, लेकिन यार इतने लोगों को एनिमल कॉस्ट्यूम में देखकर और जानवरों की मीटिंग की आवाजें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या जुरासिक पार्क वाकई फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म थी। कॉन्टिनेंटल टेस्ट। कभी कभी फिल्मों में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दर्शकों को खींच लेती हैं, और ये पिक्सर की एनिमेटेड घटना इनसाइड आउट के मामले में साफ दिखती है। भावनाओं के बारे में बनी ये फिल्म सरप्राइजिंगली पूरी दुनिया में हिट हुई, और विजुअल डिजाइनर ने इस बात के लिए पूरी मेहनत की कि हर कोई इससे रिलेट कर सके। फिल्म की यूएस रिलीज में बेबी रिले ब्रोकली की प्लेट में देखकर नाक मुंह सिकोड़ती है, लेकिन इसकी जापानीज रिलीज में ब्रोकली को ग्रीन पेपर से बदल दिया गया। वेस्टर्न कल्चर में बहुत से बच्चे ब्रोकली को अपना दुश्मन समझते हैं, और बहुत से नक चढ़े एडल्ट्स भी, लेकिन पूर्वी देशों में लोग इसे पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ जापानी बच्चों को ग्रीन पेपर्स गंदे लगते हैं। एनिमेटर्स के पास ये छोटी सी जानकारी थी, जिससे उन्होंने जापानी रिलीज में ब्रोकली को हरी शिमला मिर्च में बदल दिया, ताकि सभी दर्शक इससे रिलेट कर सकें, चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। डिज्नी की इंसानी जानवरों वाली फैमिली एडवेंचर फिल्म ज़ूटोपिया में भी इसी तरह के छोटे छोटे बदलाव देखे गए, जिसमें ये जानवर एक मजेदार और काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। ये देखा गया कि इस फिल्म के न्यूज रीडिंग सीन्स में एनिमल एंकर दर्शकों के हिसाब से चेंज हो रहा था। उदाहरण के लिए जापान में टॉकिंग तनुकी देखने में आई, ऑस्ट्रेलिया को कोआला मिला, और चीन के हिस्से में पांडा आया। काश कि असल जिंदगी में भी सभी खबरें इतनी ही क्यूट हो यार। एक रंगीन समाधान। अब मुझ जैसे स्टार वॉर्स के नर्ड फैंस ने शायद इस फिल्म फ्रेंचाइजी में एक बहुत साफ दिखने वाली डिटेल नोटिस की होगी, जो इसके आइकॉनिक लाइट सेबर्स के बारे में है। 2002 की अटैक ऑफ द क्लोन की रिलीज होने से पहले लाइट सेबर के सिर्फ 3 अलग अलग कलर होते थे। अच्छे लोगों के लिए खतरनाक ब्लेड ग्रीन और ब्लू होते थे, और विलन और उसके साथियों के लिए वे लाल थे। ये अच्छे और बुरे को साफ तौर पर अलग अलग दिखाने में मददगार था, और साथ में ऑडियंस को ये समझाने में मदद करता था कि किसकी लड़ाई किससे हो रही है। पर फिर सीन में आए सैमुअल जैक्सन। अब भले ही उन्होंने जुरासिक पार्क और पल्प फिक्शन जैसी फिल्मों में शानदार रोल किए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में उन्हें जेडी योद्धा मेस विंडू का एक छोटा सा रोल मिला था। लेकिन उन्हें पता था कि फिल्म के एंड में एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, जिसमें हजारों लाइट सेबर हवा में लहराते हुए दिखेंगी। जैक्सन को तो भाई सबसे अलग देखने की इच्छा थी। उन्होंने डायरेक्टर जॉर्ज लुकास से पूछा कि क्या उनके लाइट सेबर का कलर चेंज करके उनका फेवरेट पर्पल कलर कर सकते हैं, ताकि वो सारे घमासान के बीच खुद को देख सकें। और भाई लुकास मना नहीं कर पाए, और फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि जैक्सन पहले से भी कहीं ज्यादा कूल दिख रहे थे। लेकिन इससे जैक्सन की लाइफ में एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया, जो उनकी हर फिल्म में देखने को मिला। अनब्रेकेबल फिल्म में उनके रोल में उनके कैरेक्टर मिस्टर ग्लास को सर से पैर तक ब्राइट पर्पल सूट में सजाकर दिखा दिया गया। किंग्समैन में उनके विलन कैरेक्टर को ब्राइट पर्पल कैप पहने हुए देखा गया। ब्लैक स्नेक मून में लाजारस को एक उभरती हुई पर्पल गिटार थमा दी गई, और यहाँ तक कि एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म टर्बो में उनका कैरेक्टर व्हिप्लैश एक ऐसा स्नेल था जिसका शेल चमकदार पर्पल था। इसलिए भाई जब आप सैमुअल जैक्सन की अगली फिल्म देखेंगे तो पर्पल रंग के प्रॉप पर नजर रखना भूलना मत, कहीं तो होगा ही। टाइटैनिक की एक और एंडिंग थी। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक बेशक अब तक की सबसे हार्ट ब्रेकिंग फिल्मों में से एक है। आरएमएस टाइटैनिक की डूबने की असली जीवन की घटनाओं के आधार पर बनी ये फिल्म 2 प्रेमियों रोज और जैक की काल्पनिक कहानी सुनाती है, जिनके स्पॉयलर्स हैं हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती। बूढ़ी रोज खजाने की खोज में लगे हुए कुछ खोजियों के ग्रुप को अपनी आपबीती सुनाती है। ये लोग द हार्ट ऑफ द ओशन नाम के एक अनमोल हीरे की तलाश में होते हैं। रोज अपने प्यार, दर्द और सर्वाइवल की कहानी सुनाती है, और ये कह देती है कि जहाज के डूबने पर उसने वो हीरा खो दिया था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि इतने सालों से वो हीरा रोज के पास था। वो उसे सीक्रेटली समुद्र से उस जगह में फेंक देती है जहां जहाज डूबा था, एक अजीब सी तीखी आवाज के साथ। ये एक हार्ड हिटिंग एंडिंग है, और ये दर्शकों को एकदम साफ तौर पर यह मैसेज देती है कि दुनिया में प्यार से बड़ा कोई खजाना नहीं है। लेकिन इसकी एंडिंग पहले इतनी मार्मिक नहीं रखी गई थी। 2005 में टाइटैनिक की डीवीडी रिलीज में एक अल्टरनेटर एंडिंग शामिल की गई थी, जिसमें फिल्म प्रेमी अविश्वास से भौचक्के हो गए थे। इसमें जैसे ही रोज हीरे को लहरों में फेंकने वाली होती है, वो ट्रेजर हंटर उसे देख लेता है और अपना फैसला बदलने के लिए विनती करता है। वो थोड़ी देर के लिए हीरा उसे दे देती है और एक बड़ी पकाउसी स्पीच देती है, जिसमें वो कहती है कि जीवन अनमोल है। लेकिन फिर अचानक वो एक शातिर ट्रोल की तरह एक स्टंट दिखाते हुए उस बंदे के हाथ से हीरा छीनकर समुद्र में फेंक देती है, उसी अजीब सी तीखी आवाज के साथ। Only life is priceless, and making each day count. यहाँ इतना ही कह सकते हैं कि इस फिल्म को इसलिए फिल्माया गया था कि 3.5 घंटे की उसकी लंबाई के कारण उसका मैसेज कहीं खो ना जाए। शुक्र है भाई कि इसे फाइनल कट में शामिल नहीं किया गया, अगर कर देते तो उसके रिव्यू जहाज की तरह डूब जाते।
ग्रीन स्क्रीन का जादू। हैरी पॉटर के चमत्कारों की दुनिया में कंप्यूटर जनरेटेड स्पेशल इफेक्ट्स इतने जबरदस्त हैं कि अगर आप उसे असली जादू समझ बैठें तो आपकी गलती नहीं है। लेकिन भाई जादू को सिल्वर स्क्रीन पर जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ लगता है, मतलब बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन लगती है। इन ब्राइट कलर के बैकग्राउंड की मदद से मीडिया टेक्नीशियंस क्रोमा किंग नाम का एक प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें होता यह है कि वो लोग ग्रीन स्क्रीन को उसके आगे खड़े होकर किसी भी इंसान से अलग कर देते हैं। फिर वो लोग उस बैकग्राउंड को किसी भी चीज से बदल सकते हैं, जिससे कैरेक्टर्स ऐसे लगते हैं जैसे कि वो उड़ रहे हों, इनविजिबल हो गए हों, या यहाँ तक कि बेहद छोटी सी चीज से निकल रहे हों। हालांकि फिल्मों के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिसमें दूसरों की तुलना में ज्यादा इमेजिनेशन चाहिए होता है। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस के इस सीन में हरमाइन हैरी से बात करते करते हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी में घूम रही है और किताबों को उनके शेल्फ में वापस रख रही है। प्रत्येक बुक जादुई रूप से उड़ती हुई अपने शेल्फ में ठीक जगह पहुंच जाती है। लेकिन भाई इसमें से कोई भी बुक एनिमेटेड नहीं है, तो फिर उन लोगों ने ये कैसे किया? तो दोस्त, बिहाइंड द सीन के एक शॉट से खुलासा हुआ कि वो किताबें ग्रीन सूट पहने हुए लोगों के हाथ में दी जा रही थीं। ये लोग शेल्फ की दूसरी तरफ खड़े हुए थे। जादू को जिंदा रखने का ये मस्त तरीका है भाई। एक्टर्स कभी अपनी उम्र का किरदार नहीं एक्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टिपिकल टीनेजर्स के बारे में या कच्ची उम्र के प्यार के बारे में कोई फिल्म हो तो एक्टर्स मैन रोल करते हैं, वो हमेशा अपने किरदार से उम्र में थोड़े बड़े दिखते हैं। अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जरूर देंगे। मैच्योर होने की कहानियों पर आधारित क्लासिक फिल्में जैसे कि मीन गर्ल्स अक्सर 16 साल के बच्चों की स्कूल लाइफ के आसपास घूमती है, लेकिन जिस टाइम इसे बनाया गया था उस समय मीन गर्ल्स का एक भी एक्टर उस एज के करीब नहीं था। उनमें सबसे यंग लिंडसे लोहान थी जो शायद तब 18 साल की थी। लेकिन भाई रेचल मैकएडम्स जिसने रेजिना जॉर्ज का फेमस रोल किया था, असल में 26 साल की थी। और ये सिर्फ मीन गर्ल्स ही नहीं थी जिसने बड़ी उम्र के एक्टर से चहकते हुए बच्चों का रोल करवाया। हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में बेचारी 14 साल की मर्टल वॉरेन के भूत का रोल शर्ली हेंडरसन ने किया था और भाई उसकी उम्र उस समय पूरे 37 साल की थी। यार अब तो मुझे उस बाथरूम सीन में गड़बड़ लग रही है जिसमें वो हाफ नेकेड हैरी के साथ होती है। लेकिन ये सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स के मामले में ही नहीं होता। एंड्रयू गारफील्ड ने 29 साल की उम्र में 17 वर्षीय स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई थी और इससे पहले टोबी मैगवायर ने अपनी 30s में उसी स्पेंडेक्स कॉस्ट्यूम वाले कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया था। हालांकि ये बात बहुत बेतुकी लगती है, लेकिन भाई इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है कि क्यों बड़ी उम्र के एक्टर को छोटों की जगह रोल दिया जाता है। अगर किसी फिल्म में कोई एडल्ट कंटेंट हुआ जैसे कि वायलेंस या कोई इंडिसेंट सीन, तो बच्चों से ऐसे सीन करवाने के लिए प्रोडक्शन कंपनी का नाम खराब होता है। इसीलिए ऐसे केस में एडल्ट एक्टर को कुछ लेना सेफ रहता है, लेकिन उनकी उम्र आसानी से छिपाई जा सकती है, कुछ तो मेकअप से और बाकी शानदार लाइटिंग के जरिए। फोम के ऊपर फाइट। एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ फाइट सीन किसी भी फिल्म को बनाया बिगाड़ सकता है दोस्त। जॉन विक फिल्म में इस बात का एक पुख्ता उदाहरण है कि इन्हें इतने शानदार ढंग से किया जा सकता है, और दूसरी तरफ स्टार ट्रेक में इसका एकदम उल्टा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सीन्स तो बेहद शॉकिंग होते हैं भाई, जिनमें एक्टर्स को लिटरली जमीन पर पटका जाता है, फ्लोर में उनका सिर फोड़ा जाता है और कंक्रीट पर घसीटा जाता है। यार ये लोग आखिर बगैर कोई हड्डी तोड़वाई ये सब कैसे कर लेते हैं? मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के इस फाइट सीन के फुटेज पर जरा एक नजर डालिए। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने अपने सभी स्टंट खुद ही किए हैं। यहाँ हेनरी केवल अपनी गन को फिर से लोड कर रहे हैं। दोनों एक्टर्स फर्श पर पटक दिए जाते हैं और टाइल्स में स्मैश कर दिए जाते हैं। लेकिन ये सेटअप उतना खतरनाक नहीं है भाई जितना ये लग रहा है। एक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के सेट्स के फ्लोर को इंसुलाइट नाम के गद्देदार फोम से पैक कर दिया जाता है। ये बिल्कुल हार्ड सरफेस की तरह दिखता है, लेकिन ये एक्टर्स के लिए एक सुरक्षित पैडिंग बना देता है ताकि जब वो गिरे तो चोट ना लगे। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिखेगा कि टॉम क्रूज के गिरते ही पत्थर का कोना थोड़ा दब गया। इससे साबित होता है कि वो थोड़े से फोम से ढका हुआ है। ये सेट को डिजाइन करने का एक ब्रिलियंट तरीका है। इससे जबरदस्त मार धाड़ के सारे सीन असली लगते हैं और किसी को चोट भी नहीं लगती। इनमें से ऐसा क्या था जो आप फिल्म देखते समय कभी भुला नहीं पाएंगे? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।